ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बड़ी ही रोचक शैली में किया है। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग नेपाल तिब्बत मार्ग ही है। नेपाल हिंदुस्तान का व्यापार भी इसी मार्ग से होता है। बाद में तो फरी कलिंगपोंग का रास्ता व्यापार के लिए खोल दिया गया था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ समाज में जाति पाति छुआछात नहीं है, स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती, घर की बहुएं अपरिचित व्यक्ति को भी चाय बनाकर दे देती हैं। लेखक परित्यक्त चीनी किले से जब चलने लगा तो एक आदमी उससे राहदारी मांगने लगा। उस समय लेखक ने अपनी ओर अपने मित्र सुमति की चिट उस राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दे दी। वहां सुमति की जान पहचान होने के कारण थोडला के पहले के आखिरी गांव में उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया। लेखक ने इससे पहले की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा है कि पिछली बार हम भद्रवेश में घोड़ों पर सवार होकर आए, किंतु रहने के लिए हमें कोई उचित स्थान नहीं मिला। वहां के लोग शाम को छंग अर्थात शराब जैसा तरल पदार्थ पीकर अपनी सुध बुध होकर बैठ जाते हैं, इसीलिए उनको पर्यटकों का कोई ध्यान नहीं रहता। लेखक को डांडा थोडला स्थान पार करना था। यह स्थान तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है, जहाँ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई के कारण आसपास कोई गांव नहीं दिखाई देता। डाकुओं के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ पहले डकैत आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसकी जेब टटोलते हैं। यहाँ हथियार न रखने के का कानून है। न होने के कारण यहाँ के लोग पिस्तौल बंदूक लाठी की तरह लिए घूमते हैं। लेखक को इन डाकुओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि वह और उसका साथी भीखमंगों के रूप में यात्रा कर रहे थे। रास्ता काफी दुर्गम था, इसीलिए लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लेने चाहिए। घोड़ों पर सवार होकर के दोनों मित्र रास्ते में चाय पीते हुए डांडे के ऊपर जा पहुंचे। उसके दाईं तरफ हिमालय के हिम शिखर थे। भीटे की तरफ दिखाई देने वाले पहाड़ नंगे थे, जिन पर किसी प्रकार की कोई बर्फ नहीं थी, ना ही कोई हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर वहां के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। अब पहाड़ों से नीचे उतरने की बारी थी। लेखक के घोड़े की चाल धीमी थी। रास्ता घुमावदार होने के कारण लेखक रास्ता भटक गया। फिर वापस आया शाम के 4 बजे, जहां सुमति उसका इंतजार कर रहा था। उस समय वह बहुत गुस्से में बोल रहा था। जब लेखक ने उसे अपनी मजबूरी बताई तो उसका गुस्सा शांत हो गया। वहां उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गए थे। यह स्थान पहाड़ों से घिरा टापू सा दिखाई दे रहा था, जिसमें दूर से एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रही थी। उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। वहां आसपास के गांव में सुमति के यजमान रहते थे, जहां वो जाना चाहता था, पर लेखक ने उसे इधर उधर न जाने के लिए मना किया। अगले दिन लेखक और सुमति प्रचंड धूप में 10-11 बजे वहां से चल पड़े। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी होती है। सुमति के परिचित तो तिंगरी में भी थे, इसीलिए एक और आदमी से मिलने का बहाना करके वे शेखर विहार की ओर चलने लगे। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इसका बहुत सा हिस्सा मठों के हाथों में है। हर जागीरदार अपनी खेती बेगार मजदूरों से करवाता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु आता है, जिसे सभी राजा के समान आदर देते हैं। जब लेखक और सुमति शेखर पहुंचे, वहां की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। लेखक को भिखमंगों के रूप में देखकर भी वह उनसे बहुत प्रेम भाव से मिले। वहां एक बौद्ध मंदिर है, जहां कंजूर की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं स्थापित किया गया। 15-15 शेर की एक पोथी मोटे कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। लेखक का मन तो उन पुस्तकों में लीन हो गया। सुमति लेखक से अनुमति ले अपने यजमानों से मिलने गए। अगले दिन वे दोनों भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के वापस चल पड़े। बच्चों, यह पाठ तुम्हें समझ आ गया होगा।